फन फैक्ट मैं बताना चाहूँगा, टेक महिंद्रा का मैं इंटरव्यू दे रहा था। जो भी इंटरव्यू पैनल था, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आंसर दे रहा था। देते-देते वो लास्ट में बोल रहे हैं, मेरे पास तो क्वेश्चन ही नहीं बचा है। वो ऐसे बोल रहे हैं, मेरे पास तो क्वेश्चन ही नहीं बचेगा, अब मैं क्या बोलूँ? आप ये यूज़ करो, वेरी गुड, बट फुल्ली उस पे डिपेंड नहीं हो जाना है। ऐसा नहीं हो कि आपको प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम आप एआई से लिखवा रहे हो। बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, वो लोग टोटली एआई डिपेंडेंट हो गए। अगर हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए पॉडकास्ट वीडियो में। आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो अपना करियर आईटी इंडस्ट्री में एज ए फुल स्टैक डेवलपर में बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैं आज उन सब 40 चीज़ों पर बात करूंगा जो एक फुल स्टैक डेवलपर को जानना चाहिए। क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट है उनका आईटी में 8 साल का एक्सपीरियंस है और उन्होंने अभी तक 5 कंपनियों के साथ काम कर लिए हैं और उनका पूरा करियर एज ए फुल स्टैक डेवलपर में रहा। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा फुल स्टैक में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है। जैसे बैक एंड और फ्रंट एंड हम जानते हैं, तो फ्रंट एंड में कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, बैक एंड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, और साथ साथ डिप्लॉयमेंट कैसे होता है रियल प्रोजेक्ट। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। सो थैंक यू सुमित, मेरे पॉडकास्ट में तुम आए और अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच रजत, आपने मुझे ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है, जिसके थ्रू मैं जो जितने भी व्यूअर्स हैं उन लोगों से कनेक्ट कर पाऊंगा और मैं जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर कर पाऊंगा, और आई होप उन लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा। जरूर जरूर। तो सुमित, आज के वीडियो में मैं तुमसे बात करने वाला हूँ कि तुम्हारा टोटल 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो इन 8 सालों में तुमने अभी तक शायद 5 कंपनी के साथ काम कर लिया, उन सारे कंपनी का तुम्हारे पास एक्सपोजर है और ये तुम्हारा जो व्यू होगा, जो भी मेरे वीडियो सुन रहे होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि जानने के लिए कि आईटी इंडस्ट्री में 8 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, 5 कंपनियों के साथ काम करने के बाद क्या क्या हम लोग को नॉलेज मिलता है, क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या क्या सीखना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें मैं आज तुमसे बात करने वाला हूँ। और साथ साथ में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि तुम्हारा एजुकेशन बैकग्राउंड कहाँ से रहा, कहाँ से तुम आए और फिर आई टी इंडस्ट्री में आने का तुम्हारा क्या रीज़न था। हाँ, तो मैंने एक्चुअली बीटेक किया हुआ है ट्रिपल ई में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और 2017 में मैंने पास आउट किया था ओके उड़ीसा से। ओके। तो वहाँ पर हमारा कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव हो रहा था। तो मेरा जो जर्नी था वहाँ पर, हमारी सबसे फर्स्ट कंपनी थी वो इन्फोसिस करके, वो प्लेसमेंट करके आई थी। तो वहाँ पर मैंने जो भी रिटर्न राउंड्स वगैरह थे सब क्लियर किए थे, लेकिन वहाँ पर जो फाइनल राउंड था उसमें अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ओके। तो वो मेरे लिए थोड़ा फर्स्ट लाइक पहला ही ड्राइव था, और उसमें नहीं हुआ तो वो थोड़ा हिट करता है यहाँ पर। हाँ लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना था, मैंने बोला ठीक, और अदर कंपनीज आएगी ऑफ कोर्स। तो फिर मैं देता रहा जितने भी कंपनीज आ रही थी, और फिर हमारी पहली कंपनी थी इनफाइट कंप्यूटर सोल्यूशन करके आई, उसमें मैंने दिया। और जब मुझे न्यूज़ मिला दैट आई बीन सिलेक्टेड, सो दैट वाज लाइक कि मैंने कुछ तो अचीव किया, ओके। क्योंकि बहुत मेहनत हो रहा था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे जब मुझे वो न्यूज़ मिला। फिर पहला कंपनी तुम ज्वाइन की इन्फोनाइट, तो वहाँ पे तुमको ट्रेनिंग मिला। जी, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी तुमको ट्रेनिंग दी? हाँ, तो वहाँ पर ऑलरेडी प्लान था, उन लोगों ने जो भी कैंडिडेट्स हायर किए थे, उनको वो लोग जावा के रोल पर ही उन लोगों को हायर करना था, वो ओके प्रोजेक्ट डालना था। ओके। तो क्योंकि हम लोग फ्रेशर्स थे, तो ऑफ कोर्स हमें ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट थी, और उन्होंने एक्सटर्नल ट्रेनर बुलाया था, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल से उन्होंने हायर किया था। जहाँ तक मुझे नाम याद है, आई थिंक चंद्रा सर थे। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया था। अभी मुझे याद है, वो एक-एक वर्ड, एक-एक लाइन एक्सप्लेन करते थे, क्योंकि वो जानते थे ये लोग फ्रेशर है, इन लोगों को नहीं पता होगा। तो वो जो होता है ना, वहाँ से हमारा बेस बना। अभी मैं बहुत ही मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगा चंद्रा सर को, कि उन्होंने बहुत ही अच्छा बेस बनाया मतलब हमारा। जो हम लोग कॉलेज में पढ़े जावा सी सी प्लस प्लस और जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब उसका टोटली डिफरेंट है। कोई रिलेट है इसमें कि या फिर? हाँ, थोड़ा बहुत रिलेशन है, लाइक वहाँ पर हम जैसे बोल सकते हैं कि लेवल 1 हमने पढ़ा था, हम्म, पर यहाँ पर इन लोगों ने लेवल 2 स्टार्ट किया। ओके तो लेवल 2, और फिर जो धीरे-धीरे उन्होंने आइडिया दिया कि आपकी हाँ इंडस्ट्री में कैसे-कैसे, क्या-क्या यूज़ होगा। क्योंकि हमने जो भी कॉलेज में पढ़ा था वो था लाइक मोर लाइक थ्योरेटिकल हमने पढ़ा था। ओके तो पर यहाँ पर वो ना हमें एक आइडिया देना शुरू किया कि इंडस्ट्री में जो हम एंटर करेंगे तो कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें आने वाली हैं। ओके। तो वहाँ पे ट्रेनिंग हुआ, फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कितने दिनों के बाद तुमको प्रोजेक्ट असाइन हुआ? हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया, तो हमारा प्लेसमेंट जो हुआ था और जो ट्रेनिंग हुआ था, तो हमें 8 सेमेस्टर से पहले उन लोगों ने बुलाया था। ओके। तो हमारा ट्रेनिंग ऑलमोस्ट हुआ था, आई थिंक 2 मंथ्स का हुआ होगा ट्रेनिंग। तो उसके बाद क्योंकि हमारा 8 सेमेस्टर देना था, तो हमें फिर 8 सेमेस्टर के लिए वापस उन्होंने जाने दिया। वहाँ पर हम 8 सेमेस्टर दे के वापस आए। उसके बाद फिर हमें लाइक प्रोजेक्ट में उन लोगों ने असाइन करना शुरू किया। तो जहाँ तक मुझे याद है, कुछ लोगों में लेट हुआ था उन लोगों को प्रोजेक्ट असाइन होने में, लेकिन हमारा जो है वो उन लोगों ने ट्रेनिंग वगैरह कराया, उसके बाद फिर तुरंत ही प्रोजेक्ट वगैरह उन्होंने असाइन किया। और मैं, और जैसे तुमको याद होगा, ऑफ कोर्स तुम भी थे, तो हम लोग दोनों एक साथ एक प्रोजेक्ट में हमें असाइन किया गया था। तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं और सुमित एक साथ एक कंपनी में ज्वाइन किया और साथ में एक प्रोजेक्ट में काम करना स्टार्ट किए थे। तो हम लोग आई थिंक एक दूसरे को 8 साल से जान रहे हैं। तो सुमित, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि हम साथ तो काम किए, बट मैं तुम्हारा व्यू जानना चाहता हूँ कि जब पहला प्रोजेक्ट मिला
तो जिस टेक्नोलॉजी पे तुम काम करना स्टार्ट किए, ठीक है, हम्म। तो उस टाइम तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा, तुम अपने से क्या क्या एक्स्ट्रा चीज सीखे, टेक्नोलॉजी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सीखे थे? हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया मेरा ट्रिपल बैकग्राउंड था, तो थोड़ा कोडिंग वगैरह से मेरा जो बोलते हैं रिश्ता थोड़ा बहुत ही कम ही था। तो मेरे लिए जितना भी मैं जाना, वो मैं जाना आपका जो भी ट्रेनिंग सेशन है उसी से मुझे पता चला। ओके। तो ट्रेनिंग सेशन में जितना मैंने सीखा था और जब मुझे प्रोजेक्ट असाइन हुआ, तो सबसे पहले तो डोमेन सीखना ज़रूरी था, क्योंकि डोमेन बहुत मैटर करता है। क्योंकि आप किस-किस डोमेन में काम कर रहे हो, डोमेन मैटर करता है। तो हमारा पहला डोमेन मुझे मिला था हेल्थ केयर। तो सबसे पहले मैंने फंक्शनल नॉलेज लिया कि हेल्थ केयर कैसी इंडस्ट्री काम करती है। कुछ-कुछ जो उसके टेक्निकल टर्म्स हैं, जो टर्म्स यूज़ होते हैं लाइक प्रोवाइडर्स वगैरह, हम लोग इंडिया में जानते थे कि डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन वहाँ पता चला कि यूएस एंड ऑल में प्रोवाइडर बोला जाता है। तो ये सब टर्म्स हमने सीखा, एंड ऑफ कोर्स जो भी उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज और भी बहुत सारे जार्गन्स थे वो सब हमने सीखा। और फिर क्योंकि आपको अगर फंक्शनल नॉलेज होगा ना, तो ऑब्वियसली वो आपको हेल्प करता है कोडिंग वगैरह में भी, क्योंकि अगर आपको पता है कि आप क्या लिख रहे हो तो ऑफ कोर्स यू कैन पुट इट इनटू द लॉजिक। सो ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में शुरू किया कि पहले हमें फंक्शनल नॉलेज लेना है। तो फिर जब उससे रिलेटेड जब भी हमें कुछ भी काम मिलता था, लाइक ये है, तो हमें पता होता था कि वो स्क्रीन पे क्या करना है, हमें ऑलरेडी सही पता है है। क्योंकि फंक्शनलिटी पता है, तो कोडिंग करने में भी मजा आता है। अगर आप डायरेक्टली जंप करोगे तो आपको उतना मजा नहीं आएगा। सही है। तो आई थिंक ये एक सीखने वाली बात होगी, अगर कोई बंदा फ्रेशर ये वीडियो देख रहा होगा, तो ये चीज़ उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट जॉइन करते हो, तो बिफोर कोडिंग पे फोकस करने से पहले पहले आपको फोकस करना होगा कि जिस प्रोजेक्ट का उसका डोमेन क्या है। फंक्शनल नॉलेज जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट काम कैसे कर रहा है, उसमें क्या है, क्या नहीं, ये आप अगर जान गए, तो कोडिंग तो कोई भी कर सकता है। ठीक है? तो सुमित, तुम वहाँ से फंक्शनल नॉलेज सीखे, फिर कोडिंग मतलब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो उस कंपनी में जिस प्रोजेक्ट पे तुम काम किए, कौन-कौन सा टेक्नोलॉजी था तुम्हारा वहाँ पे? हाँ, तो जैसे कि हमें ट्रेनिंग दिया था जावा पर ही, तो हमें वैसे ही प्रोजेक्ट में डिप्लॉय भी किया गया। तो हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो हेल्थ केयर डोमेन, जैसे कि मैंने बताया, उसमें हमारा जो टेक्नोलॉजीज़ था मेनली जावा थे, क्योंकि वो थोड़ा ओल्ड प्रोजेक्ट था, तो वो ईजेबी स्ट्रक्चर्स वगैरह उसमें थे। ओके। जावा 1.6 वर्ज़न हम वहाँ यूज़ करते थे। बट लाइक बहुत सारे फ्रेशर होते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे डायरेक्टली जावा 22 या फिर जावा 17 में काम करना है। तो वैसे डायरेक्टली जंप करने पे दिक्कत होता है। सही तो बात। मैं सोचूँगा, मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे लिए जो हुआ, पहले मैंने 1.6 से स्टार्ट किया, तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बैक से आप स्टार्ट बेसिक करते था। हो, फिर धीरे-धीरे आप जंप करोगे तो आपको पता रहेगा कि कैसे-कैसे ट्रांज़िशन हुआ है। तो वहाँ पे इन्फोनाइट सॉल्यूशन पहला कंपनी था, तो जी, वहाँ पे कितने साल तक रहे तुम? वहाँ पर मैं अप्रॉक्स रहा था 2.5 इयर्स में वहाँ पर काम किया हूँ, ओके। क्योंकि मैं ये बोलना भी चाहूँगा जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए भी, कि अगर आप कोई भी कंपनी जॉइन करते हो तो बहुत जल्दी नहीं करना है कि चेंज करना है, क्योंकि वो आपका लर्निंग फेज़ होगा। सही तो है। वो मैं चाहूँगा कि आप लोग मिनिमम तो 2 इयर्स ज़रूर रहें, क्योंकि वहाँ पे आपका जो है बिल्ड होगा, जो भी आपको फिर उसी को आप यूज़ करोगे आगे जाने में। तो अगर आप वहाँ पर हड़बड़ी करोगे तो ऑब्वियसली आपको आगे प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम होता है, सही है। तो वहाँ पर मैं 2.5 इयर्स ऑलमोस्ट रहा। उसके बाद फिर मैं सोचा कि जो भी मैंने प्रोजेक्ट में काम किया था, ये टेक्नोलॉजीज़ मतलब थोड़ी आउटडेटेड थी। जैसे कि मैंने बताया 1.6 एंड लेगेसी प्रोजेक्ट ईजेबी है। स्ट्रक्चर हाँ। वगैरह थे। तो मैं यूट्यूब वगैरह से रिसर्च करना शुरू किया कि क्या-क्या नया टेक्नोलॉजीज़ है, क्या-क्या डिमांड में है। तो मुझे पता चला स्प्रिंग बूट वगैरह मुझे पता चला। हुँ, तो हुँ। मैंने सोचा कि ये सब मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि ये जो है टेक्निकली बहुत ही हेल्पफुल करेंगे और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है। मैं यूट्यूब वीडियोज़ बहुत सारे ऑफ कोर्स अवेलेबल बहुत सारे चैनल्स हैं, तो उसमें मैंने सारा वीडियोज़ वगैरह देखा। जस्ट फॉर फैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि एक स्प्रिंग बूट का वीडियोज़ था, अराउंड 6 आवर्स का होगा आई थिंक। हुँ, वो हुँ। मैंने 4 बार देखा है। अच्छा। मैंने 4 बार वो वीडियोज़ देखा, क्योंकि मुझे स्प्रिंग बूट का पूरा आइडिया लेना था। तो मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ, और फिर रिज़्यूमे में मैंने अपडेट किया स्प्रिंग बूट वगैरह का। मैंने उसमें नॉलेज लिया, क्योंकि हुँ, हुँ। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। केवल लिखा थ्योरेटिकल नॉलेज है मेरे पास, प्रैक्टिकल अभी नहीं था। वो सब करके रिज़्यूमे मैंने अपडेट किया, और naukri.com वगैरह का मुझे पता चला कि उसमें डालने से मिलता है। जॉब वगैरह जो है आपके रिक्रूटर्स वो लोग नोटिस करेंगे, तो वहाँ पर मैंने वहाँ पर अपडेट किया। फिर उसके बाद ऑब्वियसली कॉल्स आना शुरू हुए। जब कॉल्स आते थे तो वो लोग डिटेल्स पूछते थे क्या-क्या प्रोजेक्ट काम किया है। बट उस टाइम तुम्हारा 2.5 ईयर्स एक्सपीरियंस जी, था, और मेरे को मतलब अभी भी वही हाल है कि naukri.com पे अगर रिज्यूमे डालते हो तो उस एक्सपीरियंस में थोड़ा कॉल कम आता है। हाँ। तो तो वो तुम कैसे मतलब मैनेज हुआ, तो कैसे कॉल आ रहा फिर? हाँ, तो जैसा मैंने बोला ना कि आप जितना रिज़्यूमे अपडेट करोगे, हुँ, हुँ। उस पे डिपेंड करता है। कुछ-कुछ लोग रिज़्यूमे में सोचते हैं कि ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, और आपको ऑब्वियसली शॉर्ट भी रखना है, लेकिन आपको पूरा डिटेल देना है। तो मैंने रिज़्यूमे प्रिपरेशन पे भी बहुत ध्यान दिया हुँ, हुँ। कि रिज़्यूमे में जो है मुझे सारा चीज़ मेंशन करना है। ये भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए जो मैंने सीखा हुआ है, क्योंकि आपको लगता होगा कि रिक्रूटर्स नहीं देखते हैं, बट रिक्रूटर्स बहुत ध्यान से पढ़ते हैं रिज़्यूमे। जो नौकरी के रिक्रूटर्स हुँ, हुँ। वगैरह वो लोग बहुत ध्यान से देखते हैं कि क्या-क्या टेक्निकल स्किल्स है। तो आपका जितना अच्छा रिज़्यूमे होगा, उतना अच्छा आपके चांसेस है कि कॉल आएगा। ओके, तो उस टाइम का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, उस टाइम तो वर्चुअल इंटरव्यूज़ तो नहीं होते थे, तो वो लोग यूजुअली कॉल करते थे लोकेशन पर, फेस टू फेस ही होती थी। हुँ, हुँ। तो मुझे याद है, आई थिंक मुझे पहली बार कंपनी मुझे iExceed करके नाम था, आई थिंक iExceed करके कंपनी थी, हाँ, और मुझे याद है वहाँ पर मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए। आई थिंक कोरमंगला के आस-पास कोरमंगला, था। हाँ। हाँ, कोरमंगला के पास वहाँ गया था। तो उन्होंने फर्स्ट लेवल पर ही वो होता है ना, क्या बोलते हैं, कोडिंग प्रोग्राम कोडिंग दिया था, प्रोग्राम। वो सिस्टम मैंने पेन से लिखने दिया था। तो
पेन से लिखना थोड़ा आईटी वालों के लिए थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि ठीक है। अगर तो तुमको याद होगा तो तुम बता सकते हो क्या कौन सा प्रोग्राम था वो? आई थिंक कुछ फाइल रिलेटेड प्रोग्राम था, काफ़ी पुराना बात हो गया तो ओके। उतना अच्छे से याद नहीं है, लेकिन कुछ फाइल से रिलेटेड था, जहाँ तक मुझे याद है कि कुछ एक पर्टिकुलर फाइल से कुछ डेटा रीड करके हाँ, और कुछ तो लॉजिक उसमें ऑपरेट ओके। करना था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हम्म, तो वो पेन से लिखने में यूजुअली होता है ना, क्योंकि हम लोग आईडीए के ऑफ कोर्स पूरा हम लोग आदत हो गया रहता है, तो पेन से लिखने में बहुत सारे सिंटेक्स मिस्टेक मैंने किए हैं। मुझे याद है, मतलब उसके बाद जब मैंने खुद देखा था अपना पेपर, लगा था क्या लिखा है मैंने। तो ओके। ये चीज़ होता है जब आप पेन से लिखते हो तो ऐसा हुआ, तो एक्सपीरियंस था वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो वहाँ से मैंने ऑफ कोर्स लर्निंग लिया कि नहीं नहीं हो सकता है कहीं के पेन से लिखने देंगे, तो उस पर भी थोड़ा मैंने वर्क किया, घर में बैठकर मैं पेन वगैरह से लिखता था कि कैसे कोडिंग को सिंटेक्स वगैरह, हम्म, वो सब मैंने करना शुरू किया। एंड ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाते हैं कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड ऑल, तो वो सब कोई मैं गो थ्रू किया, तो उसके से मेरा जो है अच्छा खासा प्रिपरेशन हो गया। तो फिर जब मैं मेरा जो कंपनी था इन्फोसिस का इंटरव्यू मुझे बुलाया गया, हम्म, फिर मैं वो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक सिटी था वहाँ पर गया, तो वो इंटरव्यू मुझे याद है अभी भी कि मैं बहुत अच्छे से दिया, वो अंदर से फीलिंग आया कि हाँ मेरा बहुत अच्छा किया है, मुझे हाई चांसेस था कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। वहाँ पर मैं गया तो वहाँ पर क्वेश्चंस थे, ऑब्वियसली वो लोग वो थोड़ा फुल स्टैक खोज रहे थे उस टाइम, हम्म, पर उस समय मेरा नॉलेज उतना नहीं था, तो मैंने लिखा था कि एंगुलर वगैरह मैं जस्ट स्टार्ट किया है, तो वो उन्होंने बोला कि ठीक है, मतलब अगर वो और करोगे तो अच्छा रहेगा। मतलब स्टार्टिंग था बैकएंड बैकएंड हाँ, डेवलपर से। स्टार्टिंग मैंने बैकएंड से किया था, ठीक है। बैकएंड से स्टार्ट किया और फिर इन्फोसिस जाते-जाते मैं थोड़ा फुल स्टैक की ओर जाने लगा था, मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा था हम्म, कि केवल बैकएंड टेक्नोलॉजीज़ से जो रिज़्यूमे है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बिल्ड हो रहा है। मैंने सोचा कि थोड़ा फ्रंट एंड भी सीखते हैं, दोनों हेल्पफुल होगा और फिर आपका एक स्ट्रॉन्ग रिज़्यूमे बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग रिज़्यूमे होगा तो आपको ऑब्वियसली जो आपने बोला ना कि कॉल के चांसेस कम रहते हैं, हम्म, तो वो इंक्रीज़ होता है। ओके। तो वो मैंने बिल्ड किया उसको अच्छे से। मतलब इन्फोसिस में ज्वाइन करने के बाद जो तुमको प्रोजेक्ट मिला हुँ, वहाँ पे एज ए फुल स्टैक। एज़ अ फुल स्टैक करेक्ट, ओके, तो वो तो पहला एक्सपीरियंस था फ्रंट एंड पे काम करना, एंगुलर करेक्ट, पे काम करेक्ट। करना। तो उसके लिए क्या अलग से कुछ प्रिपेयर किए थे या फिर क्योंकि फर्स्ट टाइम एक नॉलेज होना और वर्किंग एक्सपीरियंस बोथ आर डिफरेंट राइट? हाँ, करेक्ट, करेक्ट। तो डायरेक्ट किसी प्रोजेक्ट में असाइन हो गया तुमको, तो उस टाइम कैसे मैनेज किए हो? क्या था एक्सपीरियंस उस टाइम का? हाँ, मुझे याद है इन्फोसिस में जब मैं जॉइन किया तो सबसे पहले मुझे बैकएंड टास्क मिला था। हुँ, तो जिसको मैंने बहुत ही ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया और अच्छे से किया भी। हुँ, तो फिर जो मेरे मैनेजर थे उन्होंने पूछा कि सुमित यू आर इट्स योर रिज्यूमे एंड आल्सो दैट यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर सो कैन वी असाइन यूआई टास्क आल्सो। हुँ, मैंने बोला कि यस ऑब्वियसली यू कैन असाइन। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, तो एंगुलर का एक छोटा सा टास्क है, मुझे याद है एक एक्स्ट्रा बटन ऐड करना था, मुझे सबसे फर्स्ट टास्क मिला था। ओके, तो फर्स्ट टास्क मिला बटन ऐड करने का। तो मैंने सारा कोड देखा, क्योंकि एंगुलर में सबसे चीज़ क्या होता है प्रॉब्लम ना, या फिर जो भी नॉट ओनली एंगुलर, आप कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी ले लो, वो मैपिंग समझना वो ओके। थोड़ा-सा दिक्कत होता है कि तो कैसे मैपिंग कहाँ से, मैपिंग क्या मतलब? लाइक बैकएंड और फ्रंट एंड कैसे ओके, कनेक्टेड दोनों है, का कनेक्ट दोनों नहीं है। कनेक्शन कहाँ पर है। ओके, तो आप अगर एंगुलर जब जानोगे तो आपको पता चलेगा कि सर्विस वगैरह मोस्टली यूज़ होते हैं जहाँ पर बैकएंड से कनेक्शन होता है। हाँ, हाँ। तो वो सबको आइडेंटिफाई करने में स्टार्टिंग में टाइम लगा, मुझे भी लगा था, हुँ, हुँ, क्योंकि वो बटन मुझे ऐड करना था प्लस उसके साथ एक एक्शन भी करना था जो कि एक बैकएंड एपीआई को कॉल करेगा। कॉल ओके। तो उसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो अंडरस्टैंड करने में, कहाँ पर मैपिंग किया हुआ है, हुँ, हुँ, कौन सा फाइल है, स्ट्रक्चर बेसिकली जो होता है ना एंगुलर का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, हुँ, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। आपको स्टार्टिंग में उस पे टाइम देना होगा। ओके। तो इन्फोसिस में क्या सिर्फ़ एक प्रोजेक्ट पे काम किए थे फिर कोई और प्रोजेक्ट मिला वहाँ पे? नहीं, इन्फोसिस में मैंने 2 प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ था। हुँ, फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो हमारा था आपका, वो भी हेल्थ केयर डोमेन का ही था। ओके, फिर वहाँ से मेरा सेकंड डोमेन चेंज हुआ, उन्होंने जो ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन करके है, ओके। तो ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन वहाँ पर उस डोमेन में मुझे डाला गया। तो वहाँ का भी ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला था फंक्शनल नॉलेज मैंने पहले गेन किया, कि वहाँ पर कैसे काम करता है पूरा टेलीकम्युनिकेशन हुँ, हुँ। सिस्टम कैसे काम करता है। तो वहाँ पे कितने साल तक रहे इन्फोसिस में? इन्फोसिस में अराउंड 1 ईयर 11 मंथ्स, ऑलमोस्ट 2 बोल अप्रॉक्स 2 सकते हैं, ईयर। अप्रॉक्स 2 बोल मीन्स सकते हैं। उस टाइम पे तुम्हारे पास टोटल 4.5 ईयर्स एक्सपीरियंस था। हाँ जी, और उस टाइम मेरे को उस एक्सपीरियंस में थोड़ा-सा इंटरव्यू टफ होता है। हाँ। तो उसके लिए क्या अलग से मतलब उस टाइम क्या-क्या इंटरव्यू तुम्हारे साथ मतलब कौन-कौन सा क्वेश्चन पूछे गए? किस टाइप का क्वेश्चन था? क्योंकि फुल स्टैक डेवलपर में तुम हो, हाँ, तो सामने वाला का भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है। करेक्ट। तो फुल स्टैक डेवलपर में क्या होता है कि यूजुअली जब आप इंटरव्यू दोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, आपके 2 या 3 पैनलिस्ट बैठे होंगे। एक जो आपको पूरी तरह से बैकएंड पर इवैल्यूएट करेंगे, हुँ, हुँ, एक होते हैं जो फ्रंट एंड पर इवैल्यूएशन के लिए रहते हैं। हुँ, तो पहले वो लोग बैकएंड से स्टार्ट करते थे। ओके। बैकएंड हो गया, जो भी क्वेश्चन वो लोग पूछते थे। हुँ, हुँ, बैकएंड में यूजुअली वही क्वेश्चन रहता है, क्योंकि आप 4 इयर्स एक्सपीरियंस हो गए हो, तो आपका वो लोग ज़्यादा फ्रेमवर्क कवर करेंगे, लाइक स्प्रिंग बूट हो गया, हुँ, हुँ, हाइबरनेट फ्रेमवर्क वगैरह, कैसे आप डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हो, किस टाइप का एसक्यूएल यूज़ कर रहे हो। ओके। तो वो सब वो लोग ज़्यादा इवैल्यूएट करते हैं। और लाइक अगर टिपिकल क्वेश्चंस बोलूँ 4.5 या 5 इयर्स होने के बाद, तो यूजुअली आप क्लास रिलेटेड लोग नहीं पूछेंगे, क्लास लोडर्स वो पूछ ओके। सकते हैं, हाँ, हाँ, क्योंकि वो यूजुअली लोग नहीं देखते हैं। तो व्हाट आर डिफरेंट क्लास लोडर्स, ये एक टिपिकल क्वेश्चन है जो 3-4 इयर्स के बाद ही वो लोग पूछते हैं। ओके। तो क्लास लोडर्स कितने टाइप के होते हैं वो सब आपको ऑफ कोर्स आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो वो सब टाइप ऑफ क्वेश्चन, और फिर गार्बेज कलेक्शन कैसे वर्क करता है, हुँ, पूरा हुँ, बैकएंड में कैसे काम करता है, तो वो सब एक क्वेश्चन हो जाते हैं। हैश मैप कैसे काम करता है, ओके। इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप हो गया। तो ये सब क्वेश्चन आपको यूजुअली 3-4 इयर्स के बाद ही वो लोग पूछते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि जो कैंडिडेट है वो इतना सारा चीज़ एक्सपीरियंस करके आया, तो ऑब्वियसली उसको ये सब जानना चाहिए। ओके, तो उस टाइम
इन्फोसिस के बाद में कितने सारे कंपनी का ऑफर लेटर था? हाँ, इन्फोसिस के बाद जब मैंने स्टार्ट किया था लुकआउट करना तो मेरे पास काफ़ी ऑफर्स मिल गए थे क्योंकि मुझे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो गया था। और मतलब एक फन फैक्ट मैं बताना चाहूँगा, टेक महिंद्रा का मैं इंटरव्यू दे रहा था। जो भी इंटरव्यू पैनल था वो क्वेश्चन पूछ रहे, मैं आंसर दे रहा हूँ। क्वेश्चन अच्छा। देते-देते वो लास्ट में बोल रहे हैं कि मेरे पास तो क्वेश्चन ही नहीं बचा है। वो ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे पास तो क्वेश्चन ही नहीं बचा है, अब मैं क्या बोलूँ? अच्छा। तो ये फीडबैक जब मिलता है ना, तब बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे भी लगा कि वाह! मतलब मेरा इतना अच्छा प्रिपरेशन है कि लोग का क्वेश्चन खत्म हो जा रहे हैं हुँ। और मतलब मैं सारा आंसर दे ये पाया। तो काफ़ी मोटिवेशन वाला हो गया। हाँ, तो इस लेवल का तैयारी अगर आपका रहेगा तो आपको इंटरनली बहुत खुशी होगा। चलिए, तो उस समय जैसे अगर मैं काउंट करके बोलूँ तो अराउंड मेरे पास 6 या 7 कंपनीज़ का ऑफर हो गए थे। सही है। तो उस टाइम कैसे मैनेज किया कि किस कंपनी मेरे को जॉइन करना है? हाँ, तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको देखना पड़ता है, आप कंपनीज़ के रिव्यूज़ वगैरह देखते हो, हुँ, बहुत सारे वेबसाइट है लाइक एम्बिशन बॉक्स है, ग्लासडोर है, हुँ, वहाँ पर आप रिव्यूज़ देखते हो या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में भी लोग काम करते हैं तो उनसे आप कनेक्ट करते हो। आप एक आइडिया लेना चाहते हो क्योंकि ऑब्वियसली आप चाहते हो कि ये ऐसा नहीं हो बहुत ही वर्क प्रेशर हो जाए। ओके, तो वो सब डिस्कस करके मैंने डिसाइड किया कि हाँ, दिस कंपनी विल बी द बेस्ट। ओके। यहाँ पे एक फन फैक्ट है कि कंपनी का वर्क कल्चर देख के तुम कंपनी चेंज जॉइन किए थे या फिर पैकेज के हिसाब से चेंज हुआ था? अ, दोनों मैटर करता दोनों है। बैठे ऑब्वियसली बिकॉज़ सी आप ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा लेना चाहते हो और पूरा वर्क ही वर्क। हाँ, दोनों बैलेंस चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। वो दोनों कंसीडर करके मैंने चूज़ किया था। ओके। क्योंकि एक लेवल के आने के बाद सारे कोई देखता है कि वर्क लाइफ बैलेंस होना मैंडेट होता है हाँ, पैसे के साथ। करेक्ट, करेक्ट। ओके, तो उसके बाद इन्फोसिस के बाद किस कंपनी तुम मतलब सेलेक्ट किए वहाँ पे? हाँ, तो इन्फोसिस के बाद मैंने जॉइन किया था कॉग्निजेंट। तो कॉग्निजेंट। अभी तक जैसे कि आप मेरा जर्नी देख रहे हो सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज़ है। हुँ, हुँ, तो ये मेरा एक्सपीरियंस सारे सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में हो रहा था। हुँ। तो कॉग्निजेंट भी मैंने जॉइन किया। मुझे थोड़ा वर्क कल्चर वहाँ का उतना पसंद नहीं आया था। थोड़ा-सा हेक्टिक वर्क कल्चर। हेक्टिक वर्क कल्चर था और ऑब्वियसली जो मुझे प्रोजेक्ट असाइन हुआ था, हुँ, हुँ। तो वो मोस्टली इट वाज़ काइंड ऑफ अ सपोर्ट प्रोजेक्ट एंड ओके, ऑब्वियसली मैं जो हूँ मैं डेवलपर फुल स्टैक में डेवलपर और सपोर्ट में आ गए फिर। डेवलपमेंट में ज़्यादा काम करता हूँ। वो लोग मुझे ऑन कॉल कर रहे हैं, मैं फ़ोन करके गाइड कर रहा हूँ कि स्क्रीन ये करो। ओके। तो आई वाज़ करता था तो फिर मुझे ही स्टेप लेना पड़ा क्योंकि वो लोग नहीं ले रहे थे जो मैं तो चाह वहाँ रहा पे था। कितने मंथ तो या वहाँ साल मैं रहे? बहुत कम रहा, मैं ओके, तो ऑलमोस्ट 7 मंथ ही रहा था। 7 मंथ ओके। 7 मंथ के बाद ही मैंने बोला कि मुझसे नहीं हो पाएगा, हुँ, तो मैंने बोला कि अब मैं चेंज करता हूँ। तो उसके बाद कौन सी कंपनी जॉइन किया? हाँ, कॉग्निजेंट के बाद मैंने जॉइन किया था हमारा एचसीएल। ओके, अगेन 4th कंपनी भी सर्विस बेस्ड कंपनी है। सर्विस बेस्ड कंपनी, ओके, करेक्ट। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज मैंने ज्वाइन किया। हाँ, एचसीएल टेक्नोलॉजीज ज्वाइन करके मुझे मतलब वहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट असाइन हुआ कि ऑब्वियसली कॉग्निजेंट से मैं स्विच कर रहा था और मुझे डर था कि एचसीएल में भी वैसे ही होगा क्या। हुँ, हुँ, तो इवन एचसीएल का जो एचआर इंटरव्यू था ना, उन्होंने पूछा था कि आप इतना जल्दी छोड़ रहे हो। मैंने बोला कि यही रीजन है। तो मुझे बोले कि अगर हम लोग भी ऐसे करेंगे तो क्या करोगे? तो मैंने बोला कभी हम इसीलिए डिस्कस करें कि आप लोग वैसा मत कीजिएगा। मैंने उनको स्ट्रेट अवे बोल दिया था कि अगर अभी वैसा करोगे तो फिर मुझे छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि वैसा एकदम उसी के चलते मैं छोड़ रहा हूँ और अगर वही प्रोवाइड करोगे तो नहीं होगा। सही बात है। और एचसीएल में क्या था ना कि जो मुझे प्रोजेक्ट असाइन हुआ मतलब मेरे लिए बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। क्यों? हुँ, क्योंकि फुल स्क्रैच से हमने वो डेवलप किया, ओके फुल स्टार्टिंग से। बैकएंड प्लस फ्रंट एंड सब हमने किया। तो वो जो एक्सपोजर और जो हम लोग को एक्सपीरियंस रहा ना, हुँ, हुँ, इट वाज फैंटास्टिक। तो उससे मैं मतलब वहाँ बोलूंगा पे कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ पे। बहुत कुछ सीखे क्योंकि आप जब स्क्रैच से करते हो तब आपको पता चलता है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत मैटर करती है। उस समय जब हमने डेवलप किया तब हमें मैं बाकी प्रोजेक्ट में लॉगिंग लगता था क्या लॉगिंग है क्या यूज है ऐसे ही लाइन लिखते हैं। हुँ, पर जब स्क्रैच हमने किया तब हमें पता चला कि एक एक लॉग का क्या मैटर है, क्यों उसको लिखना जरूरी है, हुँ, क्यों प्रोडक्शन में वो जरूरी होता है। उसी को जो आपके हाई लेवल पीपल होते हैं वो लोग उसी पर रिलाई करते हैं, उनको कोड नहीं पता है। तो ओके, इसलिए लॉगिंग वगैरह का हमें पता चला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। मैं ओके, व्यूअर्स को भी बोलना चाहूंगा कि लॉगर्स को प्लीज आप लोग बहुत अच्छे से लिखें क्योंकि एट द एंड वही है जो हेल्प करेगा आपको डिबगिंग एंड ऑल में प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। दैट इज़ करेक्ट। तो वहाँ पे एचसीएल में फिर कितने साल तक रहे थे? एचसीएल में भी मैं अराउंड 2 इयर्स रहा था। एचसीएल भी 2 इयर्स ऑलमोस्ट किया मैंने। उसके बाद फिर मेरे अंदर एक थॉट है कि बहुत सारे सर्विस बेस्ड कल्चर मैंने देख लिया, हुँ, व्हाई नॉट ट्राई फॉर सम प्रोडक्ट यू नो बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ओके, कि एक उसका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ, इसलिए जब एचसीएल के बाद जब मैं इंटरव्यूज देना शुरू किया तो मोस्टली मैं जो भी इंटरव्यूज कॉल आते थे अगर वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करता था या फिर उस पर रिप्लाई करता था। ओके, जैसे मैंने बताया एचसीएल का जो एक्सपीरियंस के साथ जो बिल्डअप हुआ था ना वो भी हाँ, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। टेक्निकल ओके। प्लस फ्रंट एंड प्लस बैक एंड दोनों मिला के काफी अच्छा बिल्डअप हो गया। तो ओके सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी उसका इंटरव्यू का प्रोसेस एवरीथिंग विल बी चेंज होता है राइट? टोटली डिफरेंट रहता है कंपेयर हाँ, आप करो तो वहाँ पे तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका इंटरव्यू? अगर कंपेयर करो दोनों का सर्विस बेस्ड का प्रोडक्ट बेस्ड का, उसके लिए तुम एक्स्ट्रा क्या एफर्ट किए कि जिससे तुम्हारा वो लगे कि हाँ मैं इसमें क्लियर कर सकता हूँ इंटरव्यू ये? हाँ, तो जैसा कि बात है आपका मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में इंटरव्यू राउंड्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। हुँ, हुँ, सर्विस बेस्ड यूजुअली 2 राउंड या 3 राउंड में खत्म 2-3 कर देते हैं। पर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आप देखोगे उसमें आपका 4, 5 इवन 6 राउंड्स भी ले लेते हैं। हुँ, हुँ, और यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लुक कर रहे हो तो डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वेरी मस्ट। ओके, आपको उस पे ध्यान देना ही होगा। तो इसलिए मैंने डेटा स्ट्रक्चर पर भी शुरू किया आपका रिसर्च एंड हुँ, इवन स्टडी एंड ऑल थ्रू ऑल द मटेरियल्स व्हिच आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट। मैं मोस्टली इंटरनेट पर ही रिलाई करता हूँ। ओके, मैं सारी चीज़ें वहीं से पढ़ता हूँ। बहुत सारे आपके यूडेमी करके भी हैं, उसमें हुँ, हुँ, बहुत सारे आपको बहुत मिल सारे जाते हैं।
अच्छे अच्छे ट्यूटर्स लोग हैं जिन्होंने वीडियोस डाले हुए हैं, तो वो सबको देखते हुए मैंने डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट किया। तो डेटा स्ट्रक्चर में आपका ट्री, ग्राफ, वो सब बहुत मैटर करते हैं, और उससे रिलेटेड जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करें ना, तब आपको पता चलेगा कि कितना वो हेल्पफुल है। आपके बहुत सारे हैकर रैंक है, हैकाथॉन्स वगैरह हैं, और फिर आपका बहुत सारे लीड कोड वगैरह हैं, लीड कोड भी है। ये आईटी इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है वो, क्योंकि अब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जो भी जूनियर ज्वाइन करेंगे आपको उनको केटी वगैरह देना होगा, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। जैसे कि आपने बोला जिसका अगर कोडिंग नॉलेज बहुत हाई है, लेकिन अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली वो जूनियर्स को नहीं बता पाएगा, तो जूनियर्स को नहीं बताएगा तो फिर वो लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन जरूरी है, वो आपको अच्छा होना ही होगा। ठीक है, तो फिर एचसीएल के बाद तुम कौन सा कंपनी ज्वाइन किया? हाँ, एचसीएल के बाद मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में इंटरव्यूज दिए थे, तो फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। ओपन टेक्स्ट करके कंपनी है, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उनका बहुत सारा प्रोडक्ट है, तो वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस जैसे आपने पूछा, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 5 राउंड्स हुए थे, 5 राउंड्स टोटल। सो फर्स्ट वाज लाइक दैट, वो हैकर रैंक करके था, फर्स्ट हो गया। उसके बाद टेक्निकल 1, देन टेक्निकल 2, देन वी हैव योर मैनेजर राउंड, एंड देन द दिस डायरेक्टर प्लस एचआर, वो कंबाइन था, डायरेक्टर राउंड प्लस एचआर। टेक्निकल 1 में उन लोगों ने कुछ कुछ कोडिंग राउंड्स भी दिए थे, लाइक कुछ कुछ कोड करने भी दिए थे, पर्टिकुलर सिनेरियोज दिए थे उस पर कोड करने के लिए। मुझे याद ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम था कि आप एक ग्राफ है, उससे आपको लास्ट नोड तक कैसे पहुंचना है, कैसे कौन सा रूट फॉलो करेंगे। थिंक वैसा क्वेश्चन अगर आप खोजेगा आपको मिल जाएगा लीड कोड वगैरह पर ही। और टेक्निकल 2 जो था उसमें लिखने नहीं दिए थे, पर वो ज़्यादा थ्योरेटिकल देख रहे थे कि कितना इसको पता है, थ्योरेटिकल नॉलेज कितना अच्छा है, कैसे आपने चैलेंजेस हैंडल किए। टेक्निकल 2 मुझे लगा था थोड़ा प्लस मैनेजर टाइप था, वो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कोई पर्टिकुलर चैलेंज आपने कैसे हैंडल किया। तो वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद मैंने ओपन टेक्स्ट ज्वाइन किया। अभी भी ओपन टेक्स्ट? अभी मैं उसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं यहाँ ये चीज जानना चाहता हूँ कि तुम फुल स्टैक डेवलपर पे काम कर रहे हो। Yes. अगर कोई बंदा फ्रेशर हो या क्यूए बैकग्राउंड से हो और चाहता है कि मैं अपने करियर फुल स्टैक डेवलपर में बनाऊं, तो उसको तो ये तो पता नहीं होगा स्टार्टिंग में कि फुल स्टैक में क्या क्या होता है। उसको सिर्फ पता है फुल स्टैक होता है, बट फुल स्टैक में बैक एंड होता है, फ्रंट एंड होता है, मिडिल वेयर होता है। तो अगर मैं ये चीज जानना चाहता हूँ तुमसे कि बैकएंड में कौन कौन सा टेक्नोलॉजी होती है, तो पहले स्टार्ट करते हैं बैकएंड से, ठीक है? तो बैकएंड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, तुम्हारे हिसाब से किस चीज पे ज्यादा फोकस करना होता है, कौन सा टॉपिक ज्यादा प्रोजेक्ट में यूज होता है, अगर इसके बारे में तुम कुछ बता पाओ। हाँ, तो जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है जावा में, तो जावा में आपका जो सबसे बेसिक है कोर जावा, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो कोर जावा आपको बहुत ही स्ट्रांग होना होगा। आपके बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे आपके मल्टी थ्रेडिंग हो गए हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह हो गए हैं, तो वो सब आपको काम करना होगा। तो सबसे पहले हो गया कोर जावा। उसके बाद फिर आते हैं हम फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क में जैसे कि आप जानते हो जावा का सबसे बेस्ट फ्रेमवर्क है स्प्रिंग बूट। और स्प्रिंग बूट में भी बहुत सारे लेटेस्ट ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर आप लेटेस्ट भी पढ़े तो वो भी वेल एंड गुड है। अदरवाइज मिनिमम स्प्रिंग 2 वर्जन आप जरूर देखें। स्प्रिंग बूट आप सीखें। स्प्रिंग बूट से पहले अगर आपके पास टाइम है तो स्प्रिंग एमबीसी भी आप देख सकते हो, क्योंकि स्प्रिंग बूट जो डायरेक्ट स्प्रिंग एमबीसी का इम्प्लीमेंटेशन है। तो स्प्रिंग बूट आप सीखें, फ्रेमवर्क में हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका डेटाबेस लेयर्स, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देयर वोंट बी एनी एप्लीकेशन व्हिच विल नॉट बी इंटरेक्टिंग विद डेटाबेस। सो डेटाबेस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, स्प्रिंग बूट क्या क्या फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिससे आपको ईजी हो जाता है कनेक्ट करना। और डेटाबेस के बहुत सारे फ्रेमवर्क लाइक जेडीबीसी हो गए, हाइबरनेट हो गए, ORM फ्रेमवर्क जितने हैं वो सब भी जानना आपको बहुत जरूरी है। और उसी के साथ पैरेलली आपका रन होता है एसक्यूएल्स वगैरह। जैसे आप एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह रन कर रहे हो, तो आपको एसक्यूएल क्वेरीज भी जानना जरूरी है, प्लस उसको कैसे जावा में इंप्लीमेंट करना है, तो वो भी बहुत मैटर करता है। ये तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क हुआ, बट अभी मैक्सिमम प्रोजेक्ट में माइक्रो सर्विस यूज हो रहा है, क्योंकि पहले जितना सारा प्रोजेक्ट था मोनोलिथिक था। दोनों में डिफरेंस तुमको क्या लगा? हाँ, ऑब्वियसली मोनोलिथिक में क्या होता है कि आपका बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाता है कोड, एक ही जगह सारा चीज़ है। तो जैसा कि मेरे व्यूअर्स लोग जानते भी होंगे कि मोनोलिथिक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, अगर आपको कुछ भी एक इशू तो आपको पूरा एप्लीकेशन डाउन करना पड़ जाता है। सही है। तो सबसे बड़ा चैलेंज वो हो जाता है, तो उसके चलते बहुत सारे कस्टमर इम्पैक्ट हो जाते हैं। और आप अगर थोड़ा देर के लिए एप्लीकेशन आपने डाउन किया, वही पूरा एप्लीकेशन ऑफ कोर्स डाउन किया है, तो आपको बहुत सारे इश्यूज रेज हो जाएंगे तुरंत। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। और उससे क्या होता है, डेवलपर पे प्रेशर आ जाता है, उधर से टिकट्स रेज हो रहे हैं कि व्हाई दिस इज नॉट दैट नॉट, डेवलपर्स भी पूरा प्रेशराइज हो जाते हैं जल्दी करना, और उसमें चांसेस हो जाते हैं आपका मिस्टेक होने के। तो वही सेम चीज जब माइक्रो सर्विस स्ट्रक्चर में आते हैं, तो क्योंकि सारा चीज इंडिपेंडेंट है, तो जैसे 4 मॉड्यूल है, आपका मॉड्यूल 3 पे कुछ इशू है तो आपको मॉड्यूल 3 केवल डाउन करना होगा, रेस्ट अदर मॉड्यूल्स विल बी वर्किंग फाइन। तो उससे क्या होगा कि आप इजीली काम कर पाओगे, प्रेशर भी वहाँ पर कम आएगा, क्योंकि मॉड्यूल 3 आपने बता दिया कि मॉड्यूल 3 केवल डाउन है, तो इवन द कस्टमर्स विल बी अवेयर ओके दिस इज द वन व्हिच इज नॉट वर्किंग, द डेवलपर्स आर वर्किंग ऑन दैट। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन भी होता होगा जो काम नहीं कर रहे या फिर काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कि माइक्रो सर्विस हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मतलब एक ही सर्विस में बहुत सारी सर्विस होती है, बट उन दोनों का कम्युनिकेशन कैसे होता है? एक सर्विस दूसरे सर्विस से कैसे कम्युनिकेट करता है, रिक्वेस्ट भेजती है, फिर रिस्पांस कैसे आता है, इनका कम्युनिकेशन कितने वे से हो सकता है और कैसे होता है?
हाँ, तो जैसे कि माइक्रो सर्विस स्ट्रक्चर में यूजुअली जब आपका प्रोजेक्ट होगा तो आई थिंक मिनिमम तो 5 या 6 माइक्रो सर्विस हो गई। मैं सबसे छोटा प्रोजेक्ट का बात कर रहा हूँ। तो उसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। वो कम्युनिकेट एक माइक्रो सर्विस दूसरे से करेंगे ही। तो उसके लिए आपका 2-3 वेज़ हैं। एक है आपका रेस्ट टेम्पलेट वे होता है। तो रेस्ट टेम्पलेट यूजुअली होता है आपका सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, जहाँ पर आप तुरंत आपको रिस्पॉन्स चाहिए। आपने तुरंत कॉल किया, उसका रिस्पॉन्स चाहिए होगा। तो वैसा अगर आपका रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर आप रेस्ट टेम्पलेट यूज़ करोगे। और एक होता है असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, जहाँ पर क्या है कि आपने रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, अब रिस्पॉन्स वो उधर का जो भी सर्विस है वो रिस्पॉन्स अपना जब मन देगा, जब दे देगा तो फिर मैं उसको रीड कर लूँगा। तो उसके लिए यूजुअली आपका मैसेजिंग क्यूज़ वगैरह यूज़ होते हैं। तो आपने जैसे एक नाम सुना होगा, RabbitMQ हो गया है, Kafka फ्रेमवर्क हो गया, ActiveMQs वगैरह हैं। अभी मेरे करंट प्रोजेक्ट में मैं ActiveMQ यूज़ करता हूँ। तो मैसेजिंग क्यूज़ वगैरह का भी जो है कॉन्सेप्ट, वो भी आपको जानना होगा कि माइक्रो सर्विसेज में इंटर माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये 2 वेज़ हैं, सिंक्रोनस प्लस असिंक्रोनस। ओके, तो तुम अभी ActiveMQ यूज़ कर रहा हूँ। काफका पे भी काम की होगी? काफका पर मैंने एक प्रोजेक्ट में काम किया था, पर वो उतना ज़्यादा एक्सपोज़र मुझे नहीं मिला था। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंडेट है हम लोग काफका नहीं, जाने नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कुछ आप कोई भी मैसेजिंग क्यू पकड़ लो, क्योंकि मोस्टली वो सब कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। ओके तो आप कोई भी पकड़ के आप सीख सकते हो। अगर आप स्पेशली काफका फिर पढ़ना चाहोगे तो वो भी हेल्प करेगा। ओके। और एक और चीज़ है डिज़ाइन पैटर्न, हाँ, तो ये कितना हम लोग के लिए हेल्पफुल होता है और कितना मैंडेट होता है डिज़ाइन पैटर्न कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना? हाँ, इसका मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने HCL में बताया ना कि मैंने पूरा स्क्रैच से बनाया था। तो जब हम स्क्रैच से बना रहे थे, तो कोई भी प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं, तो हम ये बस सोच के नहीं बनाना है कि ओके ठीक है, इतना रिक्वायरमेंट मैं इतना ही रखूँगा। आपके माइंड में होना चाहिए कि वो कल को जब स्केल करना होगा, ऐसा नहीं हो कि फिर से पूरा रीराइट करना पड़ जाए। तो उसी में आपका डिज़ाइन पैटर्न्स हेल्पफुल होता है। डिज़ाइन पैटर्न्स वो सब चीज़ों को कंसीडर करके आप यूज़ करते हो, कि जो भी आप बिल्डर वगैरह पढ़ते हो, या फिर ये आपका सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न्स एंड ऑल, ये सब यूज़फुल इसीलिए है क्योंकि आपका जो रिक्वायरमेंट है वो कल को चेंज होगा, तो वो सब आपने डिज़ाइन पैटर्न इम्प्लीमेंट किया है ना, तो वो आपको हेल्पफुल करेगा स्केल करने में। क्योंकि बहुत लोग को ये लगता है कि ये डिज़ाइन पैटर्न सिर्फ इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं, उसका नहीं, यूज़ नहीं होता है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जान रहा हूँ ये मिसकंसेप्शन है, लोग सोचते हैं कि डिज़ाइन पैटर्न मीन्स ओनली फॉर इंटरव्यूज़। पर मैं बोल सकता हूँ कि जब आप स्क्रैच से करोगे ना किसी भी प्रोजेक्ट को, तब आपको पता चलेगा। मुझे अभी भी याद है, मेरा कॉल्स होता था HCL में, जो डायरेक्टर थे उनके साथ हम लोग कॉल करते थे। हम लोग कोड नहीं शेयर करते थे, हम वो डायग्राम शो करते थे कि ये क्लास है, इधर ये इंटरफेस है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो पूरा पैटर्न हम लोग दिखाते थे। ये पैटर्न है, ऐसे-ऐसे हम लोग फॉर्म कर रहे हैं। तो उसपे डिस्कशन होता था कि अगर कल को ये चेंज होगा तो उसको कैसे हैंडल होगा। तो वो सब कंसीडर करके हमने वो पैटर्न बनाया था। ये तो रहा बैकएंड का, हाँ। ठीक है। अब फ्रंट एंड होता है, बट फ्रंट एंड से पहले मिडिलवेयर आता है, क्योंकि विदाउट मिडिलवेयर हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे फ्रंट एंड से। तो उस मिडिलवेयर में कौन-कौन सा टेक्नोलॉजी आज के डेट में और किस पे तुम काम किए हो? हाँ, तो यूजुअली जो आप मिडलवेयर बोल रहे हो ना, वो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऑथेंटिकेशंस वगैरह जो सर्विसेज होती है वही होती है, क्योंकि वो कॉमन रहेंगी। कोई भी, जैसे आप एक बैकएंड लेयर पकड़ लो, वो अगर एपीआई सेंड करेगी या फिर यूआई अगर कोई एपीआई गेट कर रही है, तो फर्स्ट उसको एक लेयर से पास होना होगा, जो कि ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन लेयर होती है। तो उसके लिए भी वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्प्रिंग बूट स्ट्रक्चर में ही होगा। उसके लिए बहुत सारे आपके स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी करके आता है, तो सिक्योरिटी के लेयर बनाया जाता है। उसमें आपका JWT टोकन्स वगैरह हो गया है, तो वो कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, क्योंकि कोई भी एपीआई है बार-बार वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। तो JWT जो कॉन्सेप्ट है वो बताता है कि आप एक पर्टिकुलर टोकन असाइन कर दो व्हिच विल बी वैलिड फॉर गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एंड आफ्टर दैट अगेन अगर वो हिट होगा तो फिर वो जनरेट करेगा। इन बिटवीन दैट टाइम वो बार-बार हिट नहीं करेगा, वो उसी टोकन को यूज़ करेगा। तो वो लेयर हो जाता है, वो जो हम लोग बनाते हैं। और एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पे कैचिंग का। हाँ। तो ये प्रोजेक्ट में कैचिंग किस सिचुएशन पे ज़्यादा हेल्पफुल होता है? अगर कोई प्रोजेक्ट हम मान लो मैं डेवलप कर रहा हूँ, अगर मैं कैचिंग यूज़ नहीं करता हूँ, या फिर तुम कोई प्रोजेक्ट करो उसमें तुम कैचिंग यूज़ किए, तो अगर दोनों प्रोजेक्ट का कंपेयर किया जाए, तो किसका ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और किस कंडीशन में ज़्यादा बेनिफिशियल होगा? हाँ, तो कैशिंग जैसा कि क्या है, कैशिंग कॉन्सेप्ट ही बोलता है कि आप जो डेटा आपको लगता है कि बार-बार ज़रूरत है, उसको आप डेटाबेस हिट नहीं करो, क्योंकि आप अननेसेसरी लोड वहाँ पर दे रहे हो। तो कैशिंग बोलता है कि उसको कहीं न कहीं कैश करके रख लो और फिर उसको वहीं से यूज़ कर लो। क्यों बार-बार डेटाबेस हिट करना है? तो जहाँ पर आपका जो भी एप्लीकेशन आप बिल्ड कर रहे हो, अगर वो बार-बार डेटाबेस से इंटरैक्ट कर रहा है, कोई एक डेटा के लिए बार-बार उसको हिट करना पड़े, तो वहाँ पर आप कैशिंग मैकेनिज़्म यूज़ करो, क्योंकि वो आपका डेटाबेस हिट, जो डेटाबेस ऑपरेशंस होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं। आपको वो राइट क्लिक करके एक्सप्लेन डायग्राम करते हैं, वो 1-2 नंबर्स दिखाते हैं, और वो इंटरनली वो सब बहुत मैटर करते हैं। तो इसीलिए वो सबको कंसीडर करके, जहाँ पर आपको डेटा बार-बार एक ही डेटा है जो बार-बार यूज़ होना है, तो व्हाई हिट डेटाबेस? गो फॉर कैशिंग। ओके, तो ये रहा। अब मैं आता हूँ फ्रंट एंड पे। तो फ्रंट एंड पे तुम एंगुलर पे काम किए, अच्छा। ठीक है? तो एंगुलर में कौन-कौन सा टेक्नोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी प्रोजेक्ट में? और कौन-कौन सा, अगर मैं फ्रेशर हूँ, ठीक है? अगर मेरे को सीखना हो एंगुलर, तो मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना होगा और क्या-क्या चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना होगा? हाँ, तो जैसा कि क्या बात है, एंगुलर जो है टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड है। टाइपस्क्रिप्ट इज़ नथिंग बट एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट। तो आपका बेस हो गया जावास्क्रिप्ट। पहले आप जावास्क्रिप्ट ज़रूर पढ़ें।
जावास्क्रिप्ट में जो भी टर्म्स है, प्रॉमिस वगैरह होते हैं, और आपका बहुत सारे डॉक्यूमेंट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉम स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सब आप जानिए। उसके बाद आप टाइपस्क्रिप्ट में आइए। तो क्योंकि देखिए यहाँ पर एडवांटेज क्या होता है ना, आप जावा बैकएंड आपने काम किया तो वहाँ पर आपको क्लासेस का स्ट्रक्चर मिल गया, क्लासेस कैसे हैं, क्लास का अपना पूरा मेथड्स, वेरिएबल्स आप जान गए। फिर आप टाइपस्क्रिप्ट पढ़े, टाइपस्क्रिप्ट में अपना डॉम स्ट्रक्चर है वो सब पता कर लिया। तो फिर जब आप सॉरी जावास्क्रिप्ट में, फिर जब आप टाइपस्क्रिप्ट पर जाओगे ना, तो टाइपस्क्रिप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट प्लस आपका जावा का रिलेटेड ही मतलब क्लासेस ही रहते हैं। जो टाइपस्क्रिप्ट है उसमें क्लास, अगर आप क्लास जान रहे हो तो बहुत आपको एडवांटेज होगा टाइपस्क्रिप्ट लिखने में। तो फिर वो आप टाइपस्क्रिप्ट का आपको एडवांटेज मिल जाएगा, क्लासेस कैसे हैं आप जान गए। और उसके बाद जो एंगुलर का मेन है वो है स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स क्या होते हैं एंगुलर में, कैसे कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं, तो वो सबसे चाइल्ड कैसे हाँ करेक्ट। आपका पेरेंट है, चाइल्ड स्ट्रक्चर है, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कितने आपको सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, सर्विसेज का क्या काम है, वाई आप क्रिएटिंग से, इन्हें कि आप बहुत सारे सर्विसेज अननेसेसरी बना दिए। तो वो भी क्योंकि एंगुलर का जो कोड होता है ना, जब वो फाइनल आप रन करते हो तो वो कन्वर्ट होता है जावास्क्रिप्ट में ही। फाइनली वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है इंटरनली, और वो जाके वेब पेज पर आपका डिस्प्ले होता है। तो अगर आप अननेसेसरी बहुत कोड करेंगे तो आप देखोगे आपका एंगुलर प्रोजेक्ट बिल्ड होने में बहुत टाइम लगेगा। हाँ बहुत टाइम लगेगा, और वो आपका परफॉर्मेंस भी हिट करेगा, बहुत सारा मेमोरीज खा जाएगा। तो इसीलिए आपको इंश्योर करना होगा वो सब चीज़ें भी। जावा में आप सोचते हो ठीक है इंटरनल वो गार्बेज कलेक्शन काम कर रहा है तो उतना इशू नहीं होगा, पर एंगुलर में आपको मेमोरी को लेकर थोड़ा कंसर्न रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर जैसे मेरे को एंगुलर आता है, ठीक है। मेरे को क्या जरूरी है कि यूनिट टेस्टिंग करना जरूरी है उसमें? हाँ यूनिट टेस्टिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप यूनिट टेस्टिंग करोगे तो आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लोगे, रेदर देन आपने कोड दिया, क्यूए ने टेस्ट किया, वो फिर इशू आया, फिर बैक आया, फिर आप उसको सॉल्व किए। अगर आप यूनिट टेस्टिंग करोगे तो हाईली चांसेस है कि आपका वो सारा चीज़ें यहीं पर कैच हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो स्प्रिंट साइकिल, लेट्स से यू आर वर्किंग ऑन स्प्रिंट साइकिल पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं तो अदरवाइज आपका टाइम बहुत जाएगा, क्यूए पर जाएगा, क्यूए फाइंड करेंगे, फिर बैक देंगे, फिर आप उसको सॉल्व करोगे। यूनिट टेस्टिंग यहाँ पर बहुत मैटर है। एंगुलर में कौन सा फ्रेमवर्क है यूनिट टेस्ट लिखने का? हाँ तो आपका जो बिल्ट इन आता है एंगुलर में, बिल्ट इन आता है कारमा एंड जैस्मिन फ्रेमवर्क आता है यूनिट टेस्टिंग के लिए, उसको आप यूज कर सकते हो। अब आते डेटाबेस जो कि काफी जरूरी हो किसी प्रोजेक्ट के लिए। यस। तो उसमें तुम्हारा अभी तक 8 साल में जो काम किए, किन किन डेटाबेस पे तुम अभी काम किए हो? हाँ मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स अभी मतलब जो नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो आपका नो सीक्वल डेटाबेस यूज कर रहा है, पर मैंने मोस्टली जितना भी प्रोजेक्ट काम किया है वो सब आपका ORM जो है लाइक रिलेशनल डेटाबेस, तो ओरेकल, माईसीक्वल, पोस्टग्रेस, ये सब पे मैंने काम किया है। नो सीक्वल में मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसपे मैंने मोंगो डीबी करके था, उस पर मैंने काम किया था। तो नो सीक्वल और एसक्यूएल में जो एडवांटेज हमें मिलता है, तो नो सीक्वल में है कि आपका स्ट्रक्चर का आपको उतना नहीं सोचना पड़ेगा, लेकिन एसक्यूएल में है कि वो टेबलर फॉर्मेट रहेगा, इतने कॉलम्स कर दिए, कल को नया कॉलम ऐड करना है तो फिर वो पूरा आपको करना पड़ता है, क्वेरीज वगैरह CRs एंड ऑल करना पड़ता है। नो सीक्वल में थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है। ये तो रहा हम लोग का पूरा फुल स्टैक। एक और रोल होता है डेवलपर का, डिप्लॉयमेंट करने का। हाँ करेक्ट। क्योंकि डिप्लॉयमेंट भी जानना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसमें डिप्लॉयमेंट के लिए अभी तक मतलब कौन कौन सा टूल है जो आप IT इंडस्ट्री में सारी कंपनी यूज करते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में अगर तो कुछ बता पाओ तो। हाँ तो डिप्लॉयमेंट में मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आप देखोगे तो वो CI/CD करके वो बोलते हैं, वर्ड आपने सुना होगा, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। तो वहाँ पर क्या होता है कि CI/CD में मोस्ट ऑफ जो हाईली यूज्ड जो टूल है वो है जेंकिंस। तो जेंकिंस मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेवलपर्स यूज करते हैं, मैं श्योर हूँ आप डेवलपर्स पूछोगे वो बस जेंकिंस कंसोल में जाएंगे, वो पर्टिकुलर जो है वो स्टार्ट कर दे, बस दैट्स इट। बैकएंड क्या हो रहा है वो जानना आपके लिए बहुत एडवांटेज अगर आप जानते हो तो मैंने इन्फोसिस में जब काम किया था तो मुझे बहुत ही अच्छा अवसर मिला था। तो मैंने जेंकिंस के पीछे रन होने वाला जो पूरा कोड है, जो आप क्लिक करते हो स्टार्ट, पूरा कोड मैंने लिखा हुआ था, जो कि ग्रूवी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। तो उससे आपको क्या एडवांटेज हुआ कि आप जब जेंकिंस पे जाके रन कर रहे हो तो आपको पता है कि कौन कौन सा चीज़ रन हो रहा है, क्योंकि मैंने बैकएंड में लिखा। स्क्रिप्ट जो होता है ग्रूवी में लिखा है। हाँ मोस्टली जेंकिंस वाला तो मैंने जो किया था वो ग्रूवी में था, और भी जो मैंने देखा है ग्रूवी देखा है। अभी लेटेस्ट अगर कुछ चेंज हुआ तो मुझे नहीं आइडिया, बट मोस्टली मैंने देखा है ग्रूवी में ही यूज होता है। बेसिकली जो स्क्रिप्ट होता है उसमें हम लोग जो सर्विस का गिटहब का जो प्रोजेक्ट होता है उसको मैप करते हैं। हाँ तो मैं बताता हूँ उसमें क्या होता है कि स्क्रिप्ट में स्टेजेस डिफाइन किए जाते हैं, मल्टीपल स्टेजेस होंगे। फर्स्ट स्टेज होगा गिट चेकआउट, तो वो क्या करेगा कि जब जो भी ब्रांच हमने सेलेक्ट किया है उससे वो चेकआउट करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेज आता है बिल्ड, तो वो लोकल बिल्ड करेगा इफ देयर आर एनी एरर्स, और हर स्टेज पे हार्ड स्टॉप रहता है, अगर कुछ भी फेल हुआ तो स्टेज के बाद वहीं पर रुक जाएगा। आपने कई बार देखा होगा जेंकिंस बिल्ड फेल्ड करके आता है तो ये स्टेज पर ब्लॉक हो जाता है। तो वैसे ही होता है कि स्टेज 2 बिल्ड हुआ, एवरीथिंग सक्सेसफुल, नाउ स्टेज 3 विल बी अपलोडेड समवेयर,
क्योंकि कल को आपको फिर से वो ज़रूरत पड़ेगा तो कहीं आपको अवेलेबल होना चाहिए। वो जो बिल्ड होता है क्या वहाँ पे जार जनरेट करता है या फिर उसका एक नया डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट का क्या आपने किया हुआ है। अगर वो वॉर फाइल है तो वॉर जनरेट करके वहाँ पर आर्टिफैक्ट्री में अपलोड होगा। अगर आपका जावा एप्लीकेशन है तो वो एज अ जार जनरेट होगा और वो जाके अपलोड होगा। अपलोड होकर वहाँ पर हो जाता है तो उसके बाद फिर आता है आपका सर्वर्स पे डिप्लॉयमेंट, वो भी स्टेज में ही रहता है। तो स्टेज में अपने डिप्लॉय का जो पर्टिकुलर चीज़ है वो अपने वहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रिप्ट कि गो टू दिस वट एवर सर्वर यूर यूजिंग। मैंने इन्फोसिस में वेबलॉजिक सर्वर हमारा होता था, और हमारे 4 इंस्टेंस होते थे। तो हमारा था कि अगर डेवलपमेंट में है तो 2 इंस्टेंस यूज़ होगा, अगर क्यू में कर रहे हैं तो 4 इंस्टेंस यूज़ होगा। तो वो स्क्रिप्ट बैकएंड में लिखा रहता है कि कैसे आप वो वहाँ पर जाओ, जो भी जार जनरेट हो उसको पर्टिकुलर लोकेशन में पुल करो, वहाँ पर अपलोड करके फिर उसके बाद यू स्टॉप द सर्वर, देन स्टार्ट द सर्वर्स। मतलब सारा कुछ ऑटोमेटेड है सारा ऑटोमेटिक बिहाइंड द स्क्रिप्ट, बिहाइंड द सीन ये स्क्रिप्ट ही रन हो रहा है। वहाँ पर सारा चीज़ लिखा हुआ। अगर आप कभी आपको चांस मिले या फिर व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि आप जरूर बैकएंड का स्क्रिप्ट देखें कि जेंकिंस पाइपलाइन जो उसका स्क्रिप्ट क्या है, तो आपको स्टेजेस डेफिनेटली मिलेंगे और वहाँ पर सारे कमांड्स लिखे होंगे, कैसे चेकआउट हो रहा है, कैसे बिल्ड हो रहा है। ओके, ये तो आप पाइपलाइन डिप्लॉय कर रहे हैं। जी एक होता है लॉग चेक करना, हाँ करेक्ट। तो उसके लिए कौन कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन कौन सा फ्रेमवर्क है जहाँ पे हम लोग लॉग चेक कर सकते हैं? आई थिंक डिफरेंट प्रोजेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट टूल्स लोग यूज करते हैं डिफरेंट कंपनी में। हाँ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ही होता है, लाइक बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट में क्या यूज़ हो रहा है, और उसका मेनली काम क्या होता है कि आप हेल्थ चेक्स वगैरह रन करते हो। आपका एप्लीकेशन है, उस पर अगर बहुत सारे लोड आ रहे हैं या फिर कोई चीज़ है जो ब्रेक हो रहा है, जैसे माइक्रो सर्विसेज में एक चीज़ है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर पैटर्न बहुत लोग बस इंटरव्यू के लिए पढ़ते हैं, पर उसका जानना जरूरी है कि क्यों सर्किट ब्रेकर आप करते हो। तो वहाँ पर भी ये हेल्थ चेक से रिलेटेड ही है, क्योंकि लेट्स से आपका एक सर्विस है, एक एपीआई है, वो डाउन है और वहाँ सर्वर्स थाउजेंड ऑफ रिक्वेस्ट वहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर आपने सर्किट ब्रेकर पैटर्न नहीं डाला है, वो रिक्वेस्ट आते रहेंगे, आपका जो भी जहाँ पर फेल हो रहा है फेल होता रहेगा, लॉग्स बढ़ते चले जाएंगे। तो वहाँ पर सर्किट ब्रेकर इसलिए इंप्लीमेंट किया जाता है ताकि वो नोटिफाई कर दे, इट विल नॉट गो टू द एपीआई। बीच में सर्किट ब्रेकर आ गया, वो बोल दिया कि वो डाउन है, प्लीज अभी रिक्वेस्ट में तो जो भी आ रहा है यहीं से वापस चले जाओ। मतलब ट्रैफिक ज्यादा ना हो वहाँ पे। हाँ वहाँ पर ट्रैफिक को रोक देगा सर्किट ब्रेकर, वही काम होता है। तो वो रिटर्न कर देगा, बता देगा कि अभी ब्रेक हुआ है, सर्किट जो इसका टूटा हुआ है, इस पर काम चल रहा है। इसलिए आप देखोगे मैसेज डाल दिया जाता है, द सर्विस इज अंडर मेंटेनेंस, इट विल बी बैक, ऐसा करके, ताकि यूजर को चला जाए मैसेज, तो फिर वो रिक्वेस्ट नहीं डालेगा। ये तो सपोज मैं सब कुछ डेवलप कर लिया, प्रोजेक्ट मेरा सब कुछ रेडी है, ठीक है, बट जब मैं प्रोजेक्ट को अपना डिप्लॉय कर रहा हूँ वहाँ पे, वो थोड़ा स्लो काम कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस बहुत स्लो है। हाँ। तो अगर मैं अपने प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहता हूँ तो मेरे को कौन कौन चीजें पे ध्यान देना चाहिए और कैसे इंप्रूव कर पाऊँ अपना प्रोजेक्ट? हाँ तो जैसे कि आपका एप्लीकेशन है, तो सबसे पहला चीज़ होता है लोड। आपको एनालिसिस करना होगा कि आपके एप्लीकेशन पर कितना लोड आ रहा है, और उसके अनुसार ही आप इंस्टेंस डिसाइड करो। जो भी आपका जहाँ पर आप डिप्लॉय करो, लेट्स से वेदर इट इज टॉमकैट, वेदर इट इज पाइवोटर, क्लाउड फाउंडेड, पीसीएफ या फिर स्प्लंक है, तो वहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा कि मतलब कितना लोड आता है। उसके अनुसार आप इंस्टेंस डिसाइड करोगे कि मेरे को 2 इंस्टेंस है, और पर इंस्टेंस आपको मेमोरी भी डिसाइड करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते एक इंस्टेंस को मैंने 20 जीबी मेमोरी दे दिया, तो वो भी होगा कि अनयूज मेमोरीज रह जाएगा। तो फिर आपको कभी इंस्टेंस बढ़ाना हुआ तो फिर आपको फिर से चेंज सारा कुछ तो कोडिंग नहीं होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है। हाँ ये सब कॉन्फ़िगरेशन है, ये सब कॉन्फ़िगरेशन चीज़ें हैं। लोड बैलेंसिंग आपको करना होगा कि कैसे लोड आए, कहाँ पर डाइवर्ट हो। जैसे कि आप नॉर्मल एग्जांपल देख सकते हो फ्लिपकार्ट। जब फ्लिपकार्ट है आपका, जब भी जैसे बिग बिलियन सेल्स वगैरह होते हैं ना, उस समय अगर आप बैकएंड में, पता नहीं लोगों को नहीं पता होगा, वो बहुत सारे इंस्टेंस को एक्टिवेट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत हाई लोड आने वाला है। तो इसीलिए इंस्टेंस मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में लोड बैलेंसिंग बोलते हैं, तो वो ज़रूरी है। और फिर हो गया आपका, जैसे कि हमने कैशिंग डिस्कस किया, तो वहाँ पर भी क्योंकि आपका एप्लीकेशन क्यों स्लो हो रहा होगा, आपने कैशिंग नहीं किया है, तो आपका बहुत डेटाबेस हिट हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स हिट हो रहा है, बहुत सारे रिक्वेस्ट हिट कर रहे हैं, तो डेटाबेस भी स्लो हो जा रहा है, उसके चलते एप्लीकेशन स्लो हो रहा है। तो यहाँ पर आप कैशिंग चीज़ करो। और हेल्थ चेक्स वगैरह जैसे मतलब वो आपको मतलब फ्रिक्वेंटली आपको चेक करते रहना होगा हेल्थ चेक्स, क्योंकि आपके एप्लीकेशन का सारा हेल्थ रिलेटेड जो है वो वहीं पर मिलेगा। आपके स्प्रिंग में बहुत सारे इनबिल्ट एपीआईज आते हैं जो आपको बताएंगे कि आपका ये एप्लीकेशन में ये पर्टिकुलर मेथड से जो ज़्यादा टाइम ले रहा है। बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल है, जैसे स्प्लंक वगैरह मैंने बताया, मॉनिटरिंग टूल्स, आपको पूरा एक व्यू देते हैं कि आपका ये मेथड है, ये मेथड इज टेकिंग दिस मच टाइम, ऐसे करके आ जाए। तो वो सब आप देख के सारा डिटेल मिल जाएगा और आप उसको ट्यून कर सकते हो उसके अनुसार। आप उसको देखो, उसके बाद ट्यून करो कि इस मेथड को कैसे मैं कम कर सकता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि हमने मेथड बस ऐसे ही लिख दिया हुआ है, हमने कुछ कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह नहीं सोचा। तो जब वो स्प्लंक वगैरह में विजिबल होंगे तो फिर आप उस पर वर्क करोगे। तो वहाँ पे कवरिटी चेक होता है सारा कुछ। हाँ सब चीज़ करेक्ट। ओके, एक मेरा क्वेश्चन है, आई थिंक ये जो भी बंदा इंटरव्यू दे रहे होंगे, सारे इंटरव्यू से ये क्वेश्चन पूछते होंगे जो भी एक्सपीरियंस होंगे, कि अगर प्रोडक्शन में कोई इशू आया, हाँ। ठीक है, तो मेरे को इशू आया और मेरा टीम मेरे को बोल रहा है कि तुमको फाइंड आउट करना है, तो एज मेरे को फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ, तो मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए वो इशू फाइंड करने के लिए, रूट कॉज के लिए उसका?
तो जो भी इश्यूज आते हैं प्रोडक्शन इश्यूज ऑफ कोर्स क्रिटिकल होते हैं, आपको बहुत जल्दी उन पे एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्लाइंट जो है वो वैसे बहुत प्रेशर देंगे कि ये कि मतलब जल्दी ठीक करो, क्योंकि वो हो सकता है बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है, तभी उन्होंने ऐसा प्रोडक्शन इशू रेज किया है। तो सबसे पहले आपको ऑब्वियसली जो लॉग्स है, क्योंकि प्रोडक्शन में ऐसा नहीं है कि आप यूनिट टेस्टिंग करने लगोगे, तो प्रोडक्शन में आपका जो सबसे बड़ा हथियार है वो है लॉग्स। तो आपने जैसा लॉगिंग लिखा होगा वैसे ही आपको वहाँ पर विजिबल होगा, तो अब यहाँ पर भी क्वालिटी आता है। अगर आपने अच्छे से नहीं लॉग्स लिखा होगा, आपको लॉग्स अच्छे से नहीं दिखेंगे, तो फिर आपको फाइंड आउट में बहुत इशू होगा। तो लॉग्स आप स्टार्ट करो, लॉग्स में मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी आपको मतलब स्पेसिफिक लाइन्स भी मिल जाएंगे, और उस लाइन से आप चेक करना शुरू कर सकते हो। और यहाँ पर भी एक चीज़ आता है कि आपको फंक्शनैलिटी अगर पता है, तो आपको पता चल जाएगा क्या ब्रेक हुआ है। फंक्शनैलिटी आपको पता है और उसका कोडिंग आपको पता है, तो आप माइंड में आपको तुरंत वो लाइन घूमने लगे, शायद ये लाइन होगा जहाँ पर ब्रेक हुआ होगा। दैट्स व्हाई फंक्शनल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शनल नॉलेज इज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको तुरंत आपको हिट करेगा कि ओ ये चीज़ ब्रेक हुआ है, अच्छा ये तो यहाँ से यहाँ आया होगा। आपको फंक्शनल प्लस कोडिंग जब पता है तो आप तुरंत जोड़ पाओगे, माइंड में जुड़ जाएगा ये लाइन है। ओके, ये तो बहुत सही था। ठीक है, तो सुमित अब मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा 8 साल का एक्सपीरियंस और 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो अगर मैं एक फ्रेशर हूँ, ठीक है, या फिर मैं क्यूए बैकग्राउंड या कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से, डेवलपर बैकग्राउंड से हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अपना करियर आईटी इंडस्ट्री में एज ए फुल स्टैक में आऊँ, तो मेरे को किन किन चीज़ों पे ज़्यादा चीज़ फोकस करनी, किन किन चीज़ों को तैयारी करना होगा, कौन सा टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा मेरे को फोकस करना होगा, और उसको कैसे, अगर मैं ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान करूँ या फिर कोडिंग पे ध्यान दूँ, कैसे सारा कुछ मैनेज मेरे को करना होगा, अगर इस पर तो कुछ तुम्हारे से कुछ टिप्स दे पाओ तो। हाँ, तो स्विच करना, जैसे कि आपने बोला कि क्यूए बैकग्राउंड है और उससे अगर आप फुल स्टैक में चेंज होना चाहते हो, वो जर्नी थोड़ा टफ होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इट कैन नॉट बी डन, थोड़ा टफ होगा, क्योंकि आपने अगर लेट्स से क्यूए का एक्सपीरियंस आपको है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऊपर ऊपर का नॉलेज मिलता होगा, बैक एंड ऑल थोड़ा बहुत आपको कम नॉलेज होगा, तो इसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा लगेगा। तो आपको स्टार्ट करना होगा, मैं जैसा सेशन मतलब मुझे लगता है कि आपको बैकएंड से स्टार्ट करना चाहिए। तो आप सबसे पहले बैकएंड में आपको एक पर्टिकुलर बहुत सारे लैंग्वेज अवेलेबल है, आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, आपका इंटरेस्ट स्पेसिफिक। जैसे मैंने जावा पर काम किया हुआ है, तो मुझे जावा अच्छा लगता है। हो सकता है किसी को पाइथन या फिर और भी जितने सारे बैकएंड में सी प्लस प्लस है, जिसको जो इंटरेस्ट हो वो पकड़ सकते हैं, और उससे आप स्टार्ट कीजिए। और मैं अभी भी यही बोलना चाहूँगा, स्टार्टिंग में बोला था कि कोर कॉन्सेप्ट है उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि ये तो छोटा छोटा चीज़ है, आके डायरेक्ट एडवांस में जाते नहीं। जितने भी एडवांस कॉन्सेप्ट है दे आर बिल्ड ऑन दिस बेसिक ओनली, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो उसके लिए आपको, जैसे कि मैंने बोला, बहुत से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, या फिर बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। वो लोग आपको बेसिक जो है बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। एक बार आपका बेसिक बिल्ड हो गया तो फिर उसके बाद आप एडवांस पे जा सकते हो, एडवांस कॉन्सेप्ट पे धीरे धीरे। एडवांस में क्या, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बोर्ड? हाँ, अगर जावा का अगर हम बात कर रहे हैं, तो जावा में आपका एडवांस में यही सब आ जाता है। आपका एडवांस जावा आ जाएगा, उसके बाद फिर फ्रेमवर्क्स आ जाएंगे, स्प्रिंग बूट जैसे स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क, फिर आपका हाइपरनेट हो जाएंगे, जेडीबीसीज हो जाएंगे, रेस्ट एपीआईज हो जाएंगे, माइक्रो सर्विसेज हो जाएंगे। तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ताकि ये सब से क्या होगा कि जब भी आप प्रोजेक्ट में जाओगे ना, आपको ये नहीं लगेगा कि ये तो इस पेज पे तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अगर आपको अच्छे से नॉलेज है सब चीज़ का, तो आपको भी मजा आएगा। ओके, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया और नॉलेज भी। ओके, अब मैं आता हूँ सुमित, तुमसे कुछ मैं तुमसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, और उसका आंसर तुम अगर हो सके तो एक बार मेरे सकते हो, या फिर कुछ एक्सप्लेन करना भी कर सकते हो, ठीक है? Okay. मेरा पहला क्वेश्चन है कि अगर तुमको बोला जाए कि तुमको जावा और जावा स्क्रिप्ट दोनों में से कौन सी चीज़ तुमको सोच करना है? तो मैं तो बोलूँगा जावा, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे जावा बहुत अच्छा लगता है। जावा स्क्रिप्ट इज़ ऑल्सो गुड, बट जैसे कि आपने बोला कोई एक, तो मुझे जावा अच्छा लगता है। ओके, ये क्या नहीं बोला? मेरा फुल एक्सपीरियंस एंगुलर में ही रहा है, मुझे रिएक्ट का बहुत ही कम नॉलेज है, तो मैं एंगुलर। मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस? ये तो मैंने जैसा कि आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, डेफिनेटली माइक्रो सर्विसेज, क्योंकि मोनोलिथिक में बहुत ही दिक्कत है, बहुत प्रेशर भी हो जाता है, और वो पूरा कोड एज एक ही में कंबाइंड रहता है। तो लास्ट, ओके, नो सिक्वल और माई सिक्वल? सो आई थिंक नो सीक्वल अभी लेटेस्ट चल रहा है, तो मैं नो सीक्वल को प्रेफर करूंगा, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी भाई, और आपको कीप अप करना होगा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ। आई विल गो विद नो सीक्वल। ओके, अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सुमित, जो ओके कि मैं सबसे पूछता हूँ। ओके। अभी जो डिमांड और अभी जो मार्केट में है एआई, हाँ ओके, तो उसके बारे में कुछ उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ, एआई के बारे में मैं सभी व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि देखिए एआई क्या है, कि एआई इज़ हेल्पिंग अस, बहुत हमारे मदद कर रहे हैं। कहीं भी किसी भी चीज़ में आप देख रहे हो, एआई आपको तुरंत करके दे रहा है। तो मेरा कहना है कि आप एआई यूज़ करो, वेरी गुड, बट फुल्ली उस पर डिपेंड नहीं हो जाना है। ऐसा नहीं हो कि आपको प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम आप एआई से लिखवा रहे हो। आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, क्योंकि एआई भी बैकएंड में आखिर वो तो काम कर रहा है ना, कुछ ना कोडिंग ही है। तो अगर आपको वो भी एडवांटेज होगा ना, तो वो प्लस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा।
मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, वो लोग टोटली एआई डिपेंडेंट हो गए हैं। सारा अगर ऊपर है हाँ, इसका। ऐसा क्या है कि अगर आप 5 मिनट के लिए सारा एआई डाउन कर दो, बहुत लोग हैं जो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम भी डिपेंड हो गए अगर कोई कोडिंग कर रहा है फुल्ली तो मोबाइल पे डिपेंडेंट, डिपेंड हो गया। करेक्ट करेक्ट, फुल्ली डिपेंडेंट है एआई पे। तो वो जो कल्चर फॉर्म हो रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि वैसा नहीं हो। आप एआई को यूज करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूज ही नहीं करो, पर उसके पीछे का आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे काम कर रहा है। जैसा अभी अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूं कि आप चैट जीपीटी है, आप बता सकते हैं चैट जीपीटी में बैकएंड में कौन सा लैंग्वेज यूज हो रहा है? किसी को नहीं पता होगा। बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो अगर आप देखोगे, वो चैट जीपीटी वो दिखाता है भी, अगर आप एक्सपेंड करो, कोई नहीं एक्सपेंड करता, वो जनरेटिंग करके लिखता है, उसको आप एक्सपेंड करोगे तो वहाँ पर दिखाएगा कि वो कौन सा लैंग्वेज रन रहा है। चैट जीपीटी इज मोस्टली पाइथन वो यूज कर रहा है बैकएंड में। अगर आप एक्सपेंड करोगे ना, आप ट्राई कीजिएगा, एक्सपेंड करोगे तो वहाँ पर फंक्शन सारा दिखा रहे हैं क्या क्या रन हो रहा है, तो आप देख सकते हो। लेकिन लोग क्या है, जनरेटिंग होकर ऐसे बैठ जाते हैं, ठीक है जनरेट कर आप क्योंकि देख उसमें सकते क्या हो। होता है ना कि अपना जो ह्यूमन चाहता है कि उस पर काम ना करे और एआई दे ही रहा है तो मैं क्यों काम करूं, ऐसा एक सोच पड़ गया सबके ऊपर। जो ये मेरे को भी लगता है ये काफी लॉस होने वाला आने वाले समय में करेक्ट। ह्यूमन के लिए। ठीक है, तो अगर इस पे ठीक है ये रहा, तुमको क्या लगता है कि एआई के आने के बाद इसका इफेक्ट जॉब पे पड़ने वाला है आईटी इंडस्ट्री में या फिर? हाँ, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होने ही वाला है, हम्म, नॉट थोड़ा बहुत, आगे जाके, क्योंकि एआई इतना फास्ट ग्रो कर रहा है ना कि आपका जो लेबर है, लेबर का काम सारा वो एआई कर देगा। तो उसके चलते डेफिनेटली कंपनीज जो है उसको भी कॉस्ट जो है उसका कम पड़ेगा, एआई को लोग यूज़ करेंगे। तो ये होने वाला है। तो इन द फ्यूचर क्या हुआ कि लोग रेज्यूमे में खोजेंगे कि एआई है कि नहीं, एआई आप जानते हो कि नहीं, विच एआई यू हैव यूज्ड, तो ये इम्पैक्ट होगा। ओके ओके, तो थैंक यू सुमित। आई थिंक आज का सेशन मेरे को भी लग रहा है मैं भी बहुत कुछ तुमसे सीखा, और जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा उनको। और मैं ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, किसी दूसरे बैकग्राउंड से भी, अगर आप फुल स्टैक बनाना चाहते हो, तो सुमित जो जो आज टॉपिक बताया है वो 100% अगर आप सुन ले 100% वो वर्क होने वाला है। क्योंकि यही सब सारी चीज होती है जो किसी भी फुल स्टैक डेवलपर के लिए कोई कंपनी चाहता है कि मैं इस बंदा में ये सारा कुछ हो। तो ये रहा आज का मेरा वीडियो, और मैं आशा करता हूँ कि काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। तो वीडियो अंत करने से पहले आपसे एक छोटी सी और रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया इस वीडियो को आप तो अंत तक जरूर देखिएगा, बट हाँ आप अपना कमेंट, अपना व्यू भी इस कमेंट वीडियो कमेंट में करें, जिससे मेरे को भी पता चले कि मेरे को और क्या आगे करना है, किस कंपनी के एम्प्लॉय के साथ मेरे को बात करना है। अगर आप बोलोगे, आप अपना सेशन दो कि मेरे को इस कंपनी के एम्प्लॉय के जर्नी के बारे में जानना है, तो मैं अपने से पूरा ट्राई करूंगा कि मैं उस कंपनी के एम्प्लॉय के साथ पॉडकास्ट करूँ, जिससे आपको कुछ जानने को मिले। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जितना हो सके ज़्यादा ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा मेरे इस वीडियो पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक अगले एपिसोड में एक नए एम्प्लॉय की नई आईटी इंडस्ट्री जर्नी जानने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।